कौन हो तुम? और ये मेरे हाथ पर क्या कर रही हो? होश में आते ही तलाल अहमद ने सामने मौजूद लड़की को कलाई से सख्ती से पकड़ लिया। सर में दर्द की शदीद लहर उठी तो वो करा उठा। लड़की ने घबरा कर अपना हाथ छोड़ाने की कोशिश की। छोड़े मेरा हाथ। आपको तकलीफ हो रही है, हिले मत। तलाल ने बमुश्किल आंखें खोलकर उसे देखा और फिर नडाल होकर वापस लेट गया। उसने कमजोर आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ, तुम कौन हो? लड़की ने उसे पानी का गिलास थमाकर बोली, आप घबराए नहीं, आप महफूज है। मेरा नाम स्मारा है। कल रात जब मैं और मेरी माँ वापस आ रही थी तो आप हमें सड़क किनारे बेहोश मिले थे। आपके सर से खून बह रहा था, इसलिए हम इंसानी हमदर्दी के नाते आपको अपने घर ले आए थे। गांव के हकीम ने आपकी पट्टी की है। तलाल ने खामोशी से पानी पिया और गिलास वापस कर दिया। वो अभी पूरी तरह होश में नहीं था, इसलिए मजीद सवाल न कर सका। अस्मारा उसे होश में देखकर मुतमईन हो गई और कमरे से बाहर निकल गई ताकि अपनी माँ को बता सके। ये नौजवान इस वक्त जख्मी हालत में था। तलाल अहमद था। 27 साल तलाल शहर के सबसे बड़े कारोबारी खानदान का इकलौता वारिस था। उसकी पहचान उसकी बेपनाह दौलत और शदीद गरूर था। वो अपनी बात मनवाने का आदी था और इनकार सुनना उसकी फितरत में नहीं था। उसके नजदीक हर चीज की एक कीमत थी और वो हर चीज खरीद सकता था। तलाल का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था, यहाँ रिश्तों से ज्यादा पैसों की अहमियत थी। उसका बाप वकार अहमद एक सख्त मिजाज कारोबारी शख्स था, जिसने हमेशा तलाल को यही सिखाया था कि जज्बात इंसान को कमजोर कर देते हैं। तलाल की माँ उसके बचपन में ही वफात पा चुकी थी, जिसकी वजह से वो माँ की मोहब्बत से महरूम रहा और उसकी तबीयत में सख्ती आ गई। वो सिर्फ हुक्म चलाना जानता था। दूसरी तरफ स्मारा थी, जिसने तलाल की जान बचाई थी। स्मारा की दुनिया तलाल से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वो एक ऐसी पसमानदा गांव की रहने वाली सादा सी लड़की थी। स्मारा के वालिद वफात पा चुके थे। अब वो अपनी बीमार माँ के साथ रहती थी। खेतों में काम करती और सलाई कढ़ाई करके अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी। गुर्बत के बावजूद स्मारा अपनी जिंदगी से मुतमईन थी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक बड़ा मसला उसका चचा गफूर था। गफूर एक लालची इंसान था, जिसकी नजर स्मारा की जमीन पर थी और वो चाहता था कि किसी तरह वो जमीन उसके कब्जे में आ जाए। स्मारा जानती थी कि उसके चाचा उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं, मगर वो अपनी माँ के सामने कभी परेशानी जाहिर नहीं करती थी। कुछ देर के बाद स्मारा अपनी माँ के साथ वापस आई। बेटा, शुक्र है तुम होश में आ गए। कैसी तबीयत है अब? स्मारा की माँ ने तलाल के सर पर हाथ रखते हुए शफकत से पूछा। तलाल ने उनका हाथ हटाने की कोशिश की, मगर उसे ये अपनायत अजीब लगी। मैं ठीक हूँ, मुझे जाना है, मेरा फोन कहाँ है? मुझे शहर वापस जाना है, मेरे वालिद इंतजार कर रहे होंगे। तलाल ने अपना रवायती रूखा लहजा अपनाया। स्मारा ने फौरन जवाब दिया, आप अभी जा नहीं सकते। हकीम ने कहा है कि आपको आराम की जरूरत है और आपका फोन और पर्स हमें नहीं मिला। शायद यहाँ आप गिरे थे, वहीं कहीं गिर गया होगा। क्या? तलाल गुस्से से उठने की कोशिश करने लगा, मगर कमजोरी की वजह से उठ ना सका। मेरा फोन और पर्स नहीं है तो मैं रास्ता कैसे करूंगा, और मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? मुझे ऐसी जगहों पर रहने की आदत नहीं है। यहाँ तो पंखा भी बमुश्किल चल रहा है। स्मारक उसकी बातों पर गुस्सा आने लगा। वो और उसकी माँ की खिदमत कर रही थी और ये शख्स शुक्रिया की बजाय शिकायतें कर रहा था। देखे साहब, स्मारा ने सख्त लहजे में कहा, ये गरीब का घर है, महल नहीं है। यहाँ जो है जैसा है, आपको इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। हमने आपकी जान बचाई है, आप हम पर एहसान नहीं कर रहे, उल्टा आप नखरे कर रहे हैं। तलाल हैरान रह गया। वो तलाल अहमद था जिसे लोग सलाम करते थे और ये गांव की लड़की उसे सुना रही थी। तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं तलाल अहमद हूँ। होगा कोई तलाल अहमद? स्मारा ने उसकी बात काट दी और बेबाकी से बोली, यहाँ हमारे घर में आप सिर्फ एक जख्मी मेहमान है। आपको तमीज से बात करनी चाहिए, खास तौर पर मेरी माँ के सामने। तलाल गुस्से से स्मारा को देखने लगा। उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि वह वाकई मजबूर था। स्मारा की माँ ने बीच बचाव करवाया। बस करो स्मारा, वो मेहमान है और तकलीफ में है। बेटा, तुम बुरा मत मानो, ये थोड़ी मुंह फट है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजती हूँ। तलाल ने मुंह फेर लिया। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो एक अनजान गांव में बिना फोन और पर्स के फंस चुका है। उसका राब्ता दुनिया से कट चुका था और अब उसे इन्हीं लोगों के रहमो करम पर रहना था। वो अपनी किस्मत को कोसने लगा। स्मारा अपनी माँ के साथ बाहर निकल गई। वो बुड़बुड़ा रही थी, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये अमीरजादे। एक तो जान बचाओ, ऊपर से बातें सुनो। ये दो मुख्तलिफ दुनिया के लोगों का पहला टकराव था। एक तरफ दौलत का गुरूर और दूसरी तरफ खुददारी। तलाल अभी नहीं जानता था कि ये चंद दिन उसकी जिंदगी और सोच को
हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। तलाल कुछ देर के बाद दोबारा होश में आया तो उसका सर भारी हो रहा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था कि स्मारा कमरे में दाखिल हुई। आप लेटे रहे। हकीम साहब ने हिलने जुलने से मना किया। स्मारा ने जल्दी से कहा। तलाल ने माथे पर हाथ रखा और गहरी सांस ली। मुझे याद करने दो, जब अपनी गाड़ी में था मैं। वो खुद कलामी के अंदाज में बोला। स्मारा ने उसकी मदद करते हुए कहा, हमने आपको गाड़ी से दूर खेतों में पाया था। शायद आप गिरते गिरते वहां तक पहुंचे थे। तलाल के जहन में धुंधली सी तस्वीर साफ होने लगी। उसे याद है कि उस शहर से दूसरे शहर एक बहुत जरूरी मुआहदे के लिए जा रहा था। वो हाईवे पर था जब अचानक पीछे से दो गाड़ियों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की थी। उन गाड़ियों में सवार लोगों ने उस पर फायरिंग की थी। तलाल को फौरन समझ आ गया कि यह हमला आम डकैती नहीं था, बल्कि उसके कारोबारी दुश्मनों की साजिश थी, जो नहीं चाहते थे कि वो इस प्रोजेक्ट तक पहुंच सके। उसे याद आया कि कैसे उसने गाड़ी भगाने की कोशिश भी की थी, मगर एक तेज मोड़ पर गाड़ी बेकाबू होकर नीचे कच्चे रास्ते पर लुढ़क गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। कि मेरे दुश्मन थे? तलाल ने दांत पीसते हुए कहा। वो मुझे मारना चाहते थे। अस्मारा सहम गई। दुश्मन? आपकी किसी से लड़ाई हुई है क्या? तलाल ने तल्खी से हंसकर कहा, तुम नहीं समझोगी लड़की। मेरी दुनिया में हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। फिर वो एकदम चौंका। मेरा मोबाइल और बटुआ? मुझे अभी पुलिस को फोन करना है। उसने दीवाना वार अपनी जेबें टटोली, मगर वो खाली थी। उसने इधर उधर देखा। मेरा सामान कहाँ है? स्मारा ने आजिज़ी से जवाब दिया, मैंने आपको बताया तो था कि आपकी जेब में कुछ भी नहीं था। शायद हाथ से वह गिर गया होगा या किसी ने निकाल लिया हो। हमारे पास आपकी कोई चीज नहीं है। तलाल बेबसी से सर पकड़कर बैठ गया। मोबाइल के बगैर वो बिल्कुल लाचार था। उसे अंदाजा हो गया था कि इस अनजान गांव में बुरी तरह से फंस चुका है। न गाड़ी, न राब्ता, न पैसे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने बाप या दफ्तर में से किसको कैसे इतला दे कि वो जिंदा है। क्या इस गांव में कोई फोन है? तलाल ने उम्मीद की किरण के तौर पर पूछा। सिर्फ नंबरदार के घर या बड़ी दुकान पर फोन है, मगर वो भी यहाँ से बहुत दूर है और आप इस हालत में वहां नहीं जा सकते। स्वारा ने हकीकत बयान की। तलाल ने गुस्से से मुट्ठी भींचे। उसे अब मजबूरन किसी दिन इसी कच्चे मकान में गुजारने थे, जब तक वो चलने के काबिल ना हो जाए। अगले 2 दिन तलाल के लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। वो नरम गदीले बस्तरों से एसी वाले कमरों का आदी था, क्योंकि यहाँ उसे सख्त बान वाली चारपाई पर सोना पड़ रहा था, जिससे उसकी कमर में दर्द हो जाता था। मच्छरों और गर्मी ने उसे अलग परेशान कर रखा था। दोपहर का वक्त था। स्मारा एक स्टील की प्लेट में खाना लेकर आई और चारपाई के साथ बड़े स्टूल पर रख दिया। खाना खा ले। साल ने प्लेट की तरफ देखा। उसमें दाल और 2 मोटी रोटियां थी। उसने नाक मुंह चढ़ाई। ये क्या है? दाल रोटी है। स्मारा ने इत्मीनान से जवाब दिया, मुझे ये पसंद नहीं। क्या कुछ और नहीं बन सकता? मेरे लिए कुछ गोश्त या सब्जी बना लो। मैं बीमार हूँ, मुझे अच्छी खुराक चाहिए। तलाल ने प्लेट पूरी सरकाते हुए हुक्म चलाया। स्मारा ने उसे हैरत और कुछ गुस्से से देखा। देखे साहब, ये कोई होटल नहीं है। हम गरीब लोग हैं, जो खाते हैं वही आपके लिए लाते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आपके लिए रोज दावत का एहतमाम करें। तो पैसे मुझसे ले लो। तलाल ने आदत के मुताबिक कहा। फिर से याद आया कि उसके पास तो 1 रुपया भी नहीं है। वो तो खामोश हो गया। स्मारा ने उसकी खामोशी भाप ली। आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको पकी पकाई रोटी मिल रही है। एक तो हमने आपकी खिदमत की, ऊपर से आप नखरे दिखा रहे हैं। तलाल का पारा हाई हो गया। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? मैं यहाँ से जाते ही ना तुम्हारा मुंह पैसों से भर दूंगा, ताकि ये एहसान उतर जाए। अभी ये ले जाओ, मैं नहीं खाऊंगा। स्मारा ने भी तिल्की पे तिल्की जवाब दिया, मत खाए, भूखे रहे। हमें क्या? आपके पैसों का हमें कोई लालच नहीं है। हमने नेकी की थी, सौदा नहीं किया था। अगर भूख लगेगी तो यही दाल रोटी खानी पड़ेगी। स्मारा प्लेट उठाकर जाने लगी, मगर तलाल के पेट में भूख की लहर उठी। उसने अपनी अना को कुचला और आवाज दी, रुको, रख दो। स्मारा रुकी, पलटी और खामोशी से प्लेट वापस रख दी। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर तलाल मजीद चिढ़ गया। हंसने की जरूरत नहीं है, मजबूरी है, वरना ऐसी चीजों को मैं हाथ भी नहीं लगाता। तलाल ने लुकमा तोड़ते हुए कहा, मजबूरी इंसान को बहुत कुछ सिखा देती है। स्मारा ने मायने खेज लहजे में कहा और वहां से चली गई। तलाल दाल का नवाला हलक से उतारते सोच रहा था कि इस लड़की में कितना एतमाद है। आज तक किसी ने उसके सामने इतनी दलेरी नहीं दिखाई। गुस्से में भी था, मगर कहीं ना कहीं उसके दिल में स्मारा की बेबाकी के लिए हैरत भी थी। दोनों के दरमियान छोटी छोटी नोकझोंक जारी थी, जहां तलाल
कि अना और स्मारा की खुददारी बार बार टकरा रहे थे। तलाल की तबीयत अब पहले से काफी बेहतर थी और वो सहारे के बगैर थोड़ा बहुत चलने फिरने के काबिल भी हो गया था। और कमरे से बाहर बरामदे में कुर्सी पर बैठा स्मारा को दिख रहा था। तो स्मारा सुबह से काम में लगी हुई थी। पहले उसने जानवरों को चारा डाला, फिर सहन की सफाई की और अब वो हेड पंप से पानी भर रही थी। तलाल उसकी मेहनत देखकर हैरान था। शहर की नाजुक लड़कियां तो एक गिलास पानी में खुद उठाकर नहीं पीती, और ये लड़की थकने का भी नाम नहीं ले रही। जब स्मारा पानी का भारी बर्तन उठाकर गुजरने लगी तो तलाल ने उसे रोका। तुम थकती नहीं हो? सुबह से देख रहा हूँ मशीन की तरह काम कर रही हो। स्मारा ने माथे से पसीना पूछा और मुस्कुराकर बोली, हम गरीबों की किस्मत में आराम कहाँ साहब? अगर हम काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहाँ से? ये मेहनत मुशक्कत हमारी जिंदगी है। तलाल खामोश हो गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिंदगी सिर्फ हुक्म चलाने का नाम नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी उठाने का भी नाम है। शाम के वक्त स्मारा छत पर धुले हुए कपड़े तार पर डालने लगी। तलाल भी आहिस्ता से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर चला गया ताकि खुली हवा में सांस ले सके। स्मारा की नजर ऊपर उस पर नहीं थी। वो ऊंची तार पर चादर डालने की कोशिश कर रही थी। अचानक गीली जमीन पर उसका पाँव फिसला। उसके मुंह से चीख निकली और वो पीछे की तरफ गिरी। इससे पहले कि उस जमीन पर गिरती, तलाल ने बिजली किसी तेजी से आगे बढ़कर उसे थाम लिया। स्मारा खौफ से आंखें बंद कर चुकी थी, मगर जब उसे जमीन की सख्ती की बजाय मजबूत बाजुओं का सहारा महसूस हुआ तो उसे घबरा कर आंखें खोल दी। वो दलाल की गिरफ्त में थी। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बहुत करीब थे। एक लम्हे के लिए वक्त थम गया। तलाल की नजरें स्मारा की खौफजदा आंखों पर जमी हुई थी। उसे महसूस हुआ कि बनावट से पाक ये चेहरा उन तमाम चेहरों से कहीं ज्यादा पुरकशिश है जिन्हें वो शहर में देखता था। स्मारा को होश आया तो उसने फौरन खुद को सीधा किया। वो शर्म से पानी पानी हो रही थी। शुक्रिया, वो बामुश्किल बोली। तलाल ने भी अपना गला साफ किया और नजरें हटा ली। उसका वो सख्त और मगरूर लहजा गायब था। ध्यान रखा करो, अगर गिर जाती तो चोट लग सकती थी। उसकी आवाज में नरमी थी। स्मारा ने सर हिलाया और जल्दी से सीढ़ियां उतर गई। तलाल वही खड़ा रहा। उसके दिल में सादा सी लड़की के लिए एक अनजानी सी नरमी पैदा हो गई थी। वो जो उस देहाती माहौल से नफरत कर रहा था, अब उसे यहाँ से कुछ सुकून सा महसूस होने लगा था। अगले दिन घर में सुकून था कि अचानक बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। स्मारा की माँ ने दरवाजा खोला तो सामने स्मारा का चाचा गफूर खड़ा था। वो बगैर इजाजत अंदर घुस आया था। भाभी, बस बहुत हो गया इंतजार, आज मैं फैसला करके ही जाऊंगा, गफूर ने ऊंची आवाज में कहा। स्मारा भी कमरे से बाहर आ गई। गफूर को देखकर उसका रंग उड़ गया। चाचा जान, आप क्यों चीख रहे हैं? गफूर ने स्मारा को घूरा। तुम तो चुप ही रहो, या तुमसे नहीं तुम्हारी माँ से बात कर रहा हूँ। भाभी, जमीन के कागजात मेरे हवाले करो और स्मारा की शादी मेरे बेटे से तय करो, वरना इस गांव में तुम्हारा रहना मुश्किल कर दूंगा मैं। स्मारा की माँ रोने लगी। गफूर, खुदा का खौफ करो, हम बेवा और यतीम है, हमारा हक मत मारो। तुम्हारा बेटा कोई काम नहीं करता, मैं अपनी उसे बेटी कैसे दे दूं? तो फिर जाओ अदालतों में धक्के खाओ, मैं देखता हूँ कौन तुम्हारी मदद करता है। गफूर ने धमकी दी और आगे बढ़कर स्मारा का बाजू पकड़ने की कोशिश की। अब तो ये शादी होकर ही रहेगी, खबरदार अगर इस लड़की को हाथ पे लगाया तो। एक बाहरी और रोबदार आवाज गूंजी। गफूर ने चौंक कर मुड़कर देखा। तलाल कमरे से बाहर निकल आया। अगरचे वो अभी भी कमजोर था, मगर उसके खड़े होने के अंदाज और चेहरे के तासुरात वही खानदानी रोब वाले थे जो बड़े बड़े लोगों को खामोश करवा देता था। तू कौन है? गफूर ने कुछ सहम कर पूछा। मैं कौन भी हूँ, लेकिन तुमसे बेहतर इंसान हूँ। तलाल ने सख्त लहजे में कहा और कदम ब कदम गफूर के करीब किया। उसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था कि गफूर पीछे हटने पर मजबूर हो गया। औरतों पर चीखना, उन्हें धमकाना मर्दों का काम नहीं है। शराफत से यहाँ से चले जाओ, वरना मैं थाने में ऐसी रिपोर्ट दर्ज करवाऊंगा ना कि सारी उम्र जेल में सड़ते रहोगे। गफूर देहाती आदमी था। वो तलाल के हुलिये और उसकी पुरतमाद लहजे से डर गया। उसे लगा कि ये कोई बहुत बड़ा सरकारी ऑफिसर या बहुत पहुंच वाला आदमी है। मैं तो बस अपने हक की बात कर रहा था। गफूर हकलाया। हक मांगा जाता है, छीना नहीं जाता। निकल जाओ यहाँ से। तलाल ने हाथ के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाया। गफूर ने नफरत से तलाल को देखा और बुड़बुड़ाता हुआ वहां से चला गया। देख लूंगा मैं तुम सबको। गफूर के जाते ही स्मारा की माँ ने सुकून का सांस लिया और तलाल को दुआएं देने लगी। जीते रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आज तुम ना होते तो पता नहीं वो क्या करता। स्मारा एक कोने में खड़ी तलाल को दिख रही थी।
आज इस अजनबी ने अपनों के सामने उसके लिए ढाल बनकर जो एहसान किया था, उस मारा के दिल में घर कर गया। उसे पहली बार तलाल में एक मसीहा नजर आया। तलाल ने इस मारा की तरफ देखा और फिर आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी कि डरना मत, मैं हूं। तलाल गांव की दुकान से होकर वापस आया तो उसके चेहरे पर इत्मीनान था। वो सीधा स्मारा के पास आया जो सहन में बर्तन धो रही थी। स्मारा, मेरा राब्ता अपने वालिद से हो गया है, दुकानदार के फोन से। मैंने घर इतला दे दी है। वो लोग मेरे लेने के लिए गाड़ी बेच रहे हैं। कुछ ही देर में मैं वो पहुंच जाएंगे। स्मारा ने हाथ रोके और धीरे से सर उठाया। इस खबर ने उसे खुश करने की बजाय उदास सा कर दिया था, मगर उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप अपने घर वालों के पास जाकर सुकून से सुकून महसूस करेंगे। यहाँ बहुत तकलीफ में थे। तलाल ने उसकी आंखों में छुपी उदासी को महसूस किया। उसके करीब आया। तकलीफ तो शुरू में थी स्मारा, मगर सच कहूं तो पिछले 2 दिन मेरी जिंदगी के पुरसुकून 3 दिन थे। तुमने और माँ जी ने मेरा जो ख्याल रखा, मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। स्मारा ने नजरें झुका ली। हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे थे। आप खैरियत से घर पहुंच जाए, हमारे लिए यही काफी है। कुछ ही देर में बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। तलाल के जाने का वक्त आ गया था। स्मारा की माँ भी बाहर आ गई। तलाल ने चुप कर उनके पांव छुए और दुआएं ली, और फिर वो स्मारा की तरफ मुड़ा। उसने अपनी कलाई से एक कीमती सोने का कड़ा उतारा और स्मारा की तरफ बढ़ाया। ये रख लो। स्मारा ने फौरन हाथ पीछे कर लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? हमने आपकी खिदमत पैसों या इनाम के लिए नहीं की थी। खुदारा इसे वापस जेब में रखे, हमें शर्मिंदा मत करें। तलाल ने नरमी मगर मजबूती से वो कड़ा स्पारा के हाथ में थमा दिया। ये कीमत नहीं है स्पारा, ये मेरी निशानी है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा चाचा तुम्हें तंग करेगा। अगर कभी बहुत ज्यादा मजबूर हो, इसे बेच देना, मगर मेरी कोशिश होगी कि वो नौबत ना आए। स्पारा ने हैरत से उसे देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं वापस आऊंगा? ये कड़ा तुम्हारे पास मेरी अमानत है, इसे संभाल कर रखना, या इसे खुद वापस लेने आऊंगा। तलाल की आवाज में एक वादा था। स्मारा की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने कुछ नहीं कहा, बस कड़े को मुट्ठी में बींच लिया। तलाल ने आखिरी बार उस कच्चे घर स्मारा को देखा और फिर तेजी से बाहर निकल गया। गाड़ी धूल उड़ाती हुई दूर चली गई और स्मारा दरवाजे की चौखट पर खड़ी खाली रास्ते को देखती रह गई, जहां उसे सिर्फ गिर्द थी और तलाल का वादा। शहर के पोश इलाके में वाक़या अपने आलीशान बंगले में वो दाखिल होते ही तलाल को एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। मुलाजमीन उसके आगे पीछे फिर रहे थे। हर तरफ रोशनी और आसाइश थी, मगर उसे वो सुकून नहीं मिल रहा था जो स्मारा के जिस सहन में था। वो खाने की मेज पर बैठा। मेज पर तरह तरह के मुर्गन खाने सजे हुए थे, मगर उसके जहन में वही सादा दाल और रोटी घूम रही थी जो स्मारा अपने हाथों से पका कर लाती थी। उसका दिल इन खानों से उचाट हो गया। तभी कमरे में वकार अहमद दाखिल हुए। उनके चेहरे पर बेटे की वापसी की खुशी तो थी, मगर वो बहुत रस्मी सी थी। शुक्र है तुम वापस आ गए। मैं बहुत परेशान था कि कहीं बिजनेस के मुखालफिन ने तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया। खैर, अब तुम आ गए हो तो सब संभाल लोगे। तलाल ने बाप को देखा। उनके लिए बिजनेस हमेशा पहले नंबर पर होता था। बाबा, मैं मौत के मुंह से वापस आया और आपको बिजनेस की पड़ी है। वकार अहमद कुर्सी पर बैठे संजीदगी से बोले, जज्बात से दुनिया नहीं चलती तलाल। अच्छा हुआ है तुम आ गए। मुझे तुमसे एक जरूरी बात भी करनी है। मैंने तुम्हारी मंगनी नताशा से तय कर दी है। तलाल के हाथ से कांटा छूटकर प्लेट में गिरा। क्या? नताशा? वो मगरूर लड़की जिससे मैं बात करना भी पसंद नहीं करता? आपने मुझसे पूछे बगैर ये फैसला कैसे कर लिया? मेरी बात गौर से सुनो। वकार अहमद ने सख्ती से कहा, नताशा के बाप के साथ हमारी शराकतदारी बहुत जरूरी है। अगर ये रिश्ता हो गया तो हमारा कारोबार दुगना हो जाएगा। ये शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, बल्कि 2 बड़ी कंपनियों का मिलाप है। तलाल गुस्से से खड़ा हो गया। मैं कोई सौदा नहीं हूं बाबा जिसे आप बेच रहे हैं। मैं नताशा से शादी नहीं करूंगा। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए जहाँ रिश्तों की बुनियाद मतलब पर हो। तो फिर कैसी जिंदगी चाहिए तुम्हें? वकार अहमद भी गुस्से में आ गए। वही देहाती जिंदगी जहाँ तुम चंद दिन गुजार कर आए हो। होश में आओ तलाल, तुम तलाल अहमद हो। तुम्हारा मायार बहुत ऊंचा है, मेरा मायार अब बदल गया है। तलाल ने 2 टोक अल्फाज में कहा, मुझे वो लोग पसंद हैं जिनके दिल साफ हो, ना कि वो जो चेहरों पर मास्क लगाकर घूमते हैं। मैं नताशा से शादी नहीं करूंगा, ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर तलाल वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया।
वकार अहमद हैरत से और गुस्से से उसे जाते हुए देखते रहे। उनका फर्माबरदार बेटा जो कभी उनके हर फैसले पर सर झुका देता था, आज उनकी आंखों में आंखें डालकर इनकार कर रहा था। वो समझ गए कि इन चंद दिनों में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसने तलाल के अंदर से उसे बदल दिया है। सिर्फ 2 दिन बाद ही स्मारक के गांव की जानिब वो निकल पड़े। तलाल ने गाड़ी गांव के कच्चे रास्ते पर रोकी और तेजी से उतरकर स्मारक के घर की तरफ बढ़ा। वो 2 दिन से खुद से लड़ रहा था कि आखिरकार उसका दिल जीत गया था और उस स्मारक को लेने वापस आ गया था। वो दरवाजे पर पहुंचा तो वहां बड़ा सा ताला लटक रहा था। तलाल ने बेचैनी से कुंडी खटकाई। स्मारा, स्मारा दरवाजा खोलो, मैं हूँ तलाल। अंदर से कोई जवाब ना आया। तलाल ने दोबारा जोर से दरवाजा खटकाया। कोई है? अम्मा जी? पास वाले घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। उसने तलाल को पहचान लिया। अरे बेटा, तुम वापस आ गए? तलाल फौरन उनकी तरफ मुड़ा। बाबा जी, ये घर बंद क्यों है? स्मारक उसकी माँ का है, मैंने लेने आया हूँ। बूढ़े ने अफसोस से सर हिलाया और आंखों में आंसू लिए बोला, तुम देर से आए हो बेटा, बहुत देर कर दी तुमने। तलाल का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब? क्या हुआ है? साफ साफ बताएं। बूढ़े आदमी ने दुखी लहजे में बताया, तुम्हारे जाने के बाद अगली ही शाम स्मारा की माँ की तबीयत बिगड़ गई थी। शायद वो स्मारा के चाचा गफूर की धमकियों का दबाव बर्दाश्त न कर सके। उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तलाल को लगा जैसे किसी ने उसके सर पर हिथौड़ा मारा हो। वो लड़खड़ा कर पीछे घोटा। क्या माँ जी नहीं रही? उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो शफकत द्वारा छेड़ा अब मिट्टी में जा सोया। और अस्मारा वो कहाँ है? वो तो अकेली रह गई होगी। बूढ़े ने गुस्से और बेबसी से जवाब दिया। वो बेचारी तो माँ की तदफीन के बाद संभल भी ना पाई थी कि उसका जालिम चचा गफूर आ गया। वो जबरदस्ती स्मारा को अपने साथ ले गया। कह रहा था कि दूसरे गांव जाकर उसका निकाह अपने बेटे से करवा देगा। वो बच्ची बहुत रोई, बहुत चीखी, मगर गांव का कोई आदमी गफूर के डर से आगे नहीं बढ़ा। तलाल की आंखों में खून उतर आया। उसने बूढ़े के कंधे पकड़ लिए। कौन सा गांव? कहाँ लेकर गया उसे? मुझे लग जगह का नाम बताया, जल्दी। बूढ़े ने डरते डरते एक करीबी गांव का नाम बताया और जगह समझाई जहां गफूर का डेरा था। बेटा, वो लोग खतरनाक है, तुम अकेले क्या करोगे? मैं अकेला ही काफी हूँ। तलाल ने दांत पीसते हुए कहा। वो मुड़कर गाड़ी की तरफ जाने ही लगा था कि उसकी जेब में मौजूद फोन बजने लगा। तलाल ने फोन निकाला कि उसकी प्राइवेट तफ्तीशी ऑफिसर की कॉल थी, जिसे उसने शहर से निकलते वक्त इस हादसे की तहकीकात पर लगाया हुआ था जो उसके साथ पेश आया था। हाँ शुजा, बोलो, क्या खबर है? तलाल ने सख्त लहजे में पूछा। दूसरी तरफ शुजा की आवाज थी। सर, मैंने वो ट्रक ड्राइवर ढूंढ लिया है जिसने आपकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। तो किसने भेजा था उसे? मेरे बिजनेस के हरीफों में से कौन था? तलाल ने बेसब्री से पूछा। उसके जहन अभी भी स्मारा की तरफ था, मगर ये जानना भी तो जरूरी था ना। सर, ये खबर आपको लिए बहुत हैरान कुन होगी। शिजा ने हिचकिचाते हुए कहा। वो कोई कारोबारी हरीफ नहीं था। ड्राइवर ने इतराफ किया कि उसे मलिक जमील साहब ने पैसे दिए थे। तलाल के कदम वही जम गए। मलिक जमील? नताशा के बाप? मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर? जी सर। और ड्राइवर ये भी कह रहा है कि मलिक जमील चाहते थे कि आप रास्ते से हट जाए ताकि वो और उनकी बेटी नताशा आपके वालिद की सारी जायदाद और बिजनेस पर कब्जा कर सके। तलाल का दिमाग भग से उड़ गया। उसे वो मंजर याद आया जब उसका बाप वकार अहमद उसे नताशा से शादी के लिए मजबूर कर रहा था, ये कहते हुए कि ये दोस्तों का मिलाप है, जबकि हकीकत में वो दोस्त आस्तीन का सांप था। बहुत खूब, तलाल ने सर तैसे में कहा। तो ये खेल चल रहा था। मेरे बाप को अंधेरे में रखा गया और मेरी जान लेने की कोशिश की गई। सर, अब हमें क्या करना है? क्या मैं पुलिस को मलिक जमील के घर भेजूं? शजा ने पूछा। नहीं तलाल। तलाल ने सख्ती से मना किया। अभी नहीं, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। सबूत अपने पास संभाल के रखो। मैं वापस आकर इन सांपों का सर खुद कुछ लूंगा। मेरे बाप को ये सच में खुद बताऊंगा। अभी मेरी तरजीह कुछ और है। तलाल ने फोन बंद किया। उसके चेहरे पर दुख की जगह एक जनून ने ले ली थी। एक तरफ उसके बाप की जिंदगी भर की कमाई खतरे में थी और दूसरी तरफ वो लड़की जिसने उसे जीना सिखाया था मौत से बदतर जिंदगी की तरफ धकेली जा रही थी। उसे बूढ़े की तरफ देखा। बाबा जी, दुआ करना, मैं इस बारा को वापस लाए बगैर नहीं लौटूंगा। तलाल ने गाड़ी में बैठकर उसे स्टार्ट किया। इंजन की दहाड़ में उसके गुस्से की गूंज शामिल थी। उसे गाड़ी का रुख उसी गांव की तरफ मोड़ दिया जहां गफूर स्मारा को लेकर गया था। अब उसे रोकना नामुमकिन था, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, बल्कि इज्जत और बका की थी।
स्मारा के चाचा गफूर के डेरे के बाहर गाड़ियों के रुकने की आवाज आई। तलाल अहमद ने गाड़ी से उतरते वहां से मौजूद पुलिस मोबाइल की तरफ रुक किया, जिसे उसने रास्ते में ही कॉल करके मौका पर बुलवा लिया था। थानेदार जल्दी से आगे बढ़ा और तलाल को सलाम किया। तलाल साहब, आपने बिल्कुल सही वक्त पर हमें इतला दिया है। हमने डेरे को चारों तरफ से घेर लिया है। तलाल ने संजीदगी से सर हिलाया और थानेदार से मुखातिब हुआ। इंस्पेक्टर साहब, शुक्रिया कि आप मेरी कॉल पर फौरन आ गए। अंदर हालात बहुत खराब है। वो लोग एक यतीम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। हमें फौरन कार्रवाई करनी होगी। मुझे डर है कि हमने अगर 1 मिनट की भी देर की तो बहुत नुकसान हो जाएगा। आप फिक्र ना करें, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। थानेदार ने अपनी बंदूक सीधी की और सिपाहियों को पीछे आने का इशारा किया। तोड़िए दरवाजा। दूसरी तरफ कमरे के अंदर शोर शराबा अरूज पर था। स्मारा जमीन पर बैठी जारों की तार हो रही थी, जबकि उसके सामने मौलवी निकाह का रजिस्टर खोले बैठा था और बार बार उससे पूछ रहा था। गफूर और उसका बेटा शुकूर सर पर खड़े थे और स्मारा पर दबाव डाल रहे थे। मैं पूछ रहा हूँ बीबी, क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? मौलवी ने तीसरी बार सवाल दोहराया। स्मारा ने रोते हुए नफी में सर हिलाया, चीख कर बोली, नहीं, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। आप लोग अल्लाह से डरे, मेरे साथ जबरदस्ती मत करें। मेरा वारिस कोई नहीं है। क्या आप लोग मेरी जान ले लेंगे? गफूर ने गुस्से से आगे बढ़कर स्मारा को डांटा। अपनी जुबान बंद रख लड़की, तेरे पास अब कोई रास्ता नहीं है। तेरी माँ मर चुकी है और मैं ही तेरा सरप्रस्त हूँ, और जो मैं कहूंगा वही होगा, चाहे हंसकर कबूल कर या रोकर। स्मारा ने हाथ जोड़ दिए। चचा जी, खुदा के लिए मुझे बख्श दे। आपकी जमीन नहीं मांगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे जाने दे। मैं मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लूंगी। शकूर ने आगे बढ़कर स्मारा का बाजू मोड़ा और दांत पीसते बोला, बाबा, ये बातों से नहीं मानेगी। इसे अंगूठा लगवाए, बाकी मैं बाद में देख लूंगा। मौलवी साहब, आप निकाह पढ़वाए, इसकी रजामंदी की जरूरत नहीं है। मौलवी ने हिचकिचाते हुए कहा, देखो चौधरी साहब, लड़की साफ इनकार कर रही है। शरीयत में जबरदस्ती का निकाह नहीं होता। मैं ये गुलाब पे सर नहीं ले सकता। गफूर ने मौलवी का गिरेबान पकड़ लिया। तुम्हें पैसे दिए हैं, अपना काम करो। अगर ज्यादा बोलोगे तो तुम्हारा भी वो हाल करूंगा कि गांव वाले पहचान नहीं पाएंगे। निकाह पढ़वाओ। मौलवी डर गया और दोबारा रजिस्टर की तरफ झुका। गफूर ने स्मारा की तरफ हाथ बढ़ाया ताकि उसे मारकर खामोश करवा सके कि तभी बाहर एक जोरदार धमाका हुआ। किसी ने भारी बूट मारकर कमरे का दरवाजा तोड़ दिया। लकड़ी का दरवाजा खुलकर दीवार से जा टकराया और तलाल अहमद तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसके पीछे मसलह पुलिस एहलकार भी कमरे में पहुंच गए। खबरदार, अगर किसी ने भी हिलने की कोशिश की। तलाल की भारी आवाज कमरे में गूंजी। स्मारा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। आंसुओं की धुंधलाहट में उसे तलाल का चेहरा साफ दिखाई दिया। उसे यकीन नहीं आया कि यह हकीकत है या ख्वाब। उसके लब हिले। तलाल। गफूर और शकूर हक्का बक्का रह गए। गफूर ने बौखला कर पुलिस वालों को देखा, फिर तलाल पर चीखा, तुम कौन हो और हमारे घर में पुलिस लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह हमारा जाती मामला है। तलाल ने एक ही झटके में फासला मिटाया और गफूर के सामने जा खड़ा हुआ। जाती मामला? एक लड़की को अगवा करना और जबरदस्ती निकाह करना जाती मामला नहीं, जुर्म है, और इस जुर्म की सजा मैं खुद देने आया हूँ। शुक्र को तेज आ गया। उसके पास पड़ा एक डंडा उठाया और तलाल के सर पर वार करने के लिए लपका। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तलाल चौंकना था। जैसे शकूर ने वार किया, तलाल ने फुर्ती से साइड पर होकर वार बचाया। शकूर की कलाई पकड़कर उसे जोर से मड़ोड़कर डंडा उसके हाथ से छूट गया। शकूर दर्द से कराहा तो तलाल ने पलट कर एक जोरदार मुक्का उसके जबड़े पर रसीद किया। शकूर लड़खड़ा कर पीछे गया और दीवार से जा टकराया। गफूर ने ये देखकर भागने की कोशिश की, मगर थानेदार ने आगे बढ़कर उसे दबोच लिया। कहाँ जा रहे हो चौधरी? अब तो मेहमान नवाजी थाने में होगी ना, हथकड़ी लगाओ उसे। सिपाहियों ने फौरन गफूर, शकूर और मौलवी को काबू कर लिया। गफूर चीखता रहा, मैं तुम सबको देख लूंगा। मैं चौधरी हूँ, तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तलाल ने गफूर के करीब जाकर उसकी आंखों में देखा। तुम्हारी चौधराहट आज खत्म हो गई। तुमने जिस लड़की को कमजोर समझकर सताया था ना, आज उसके आंसू तुम्हारी बर्बादी बन गए। ले जाए इन्हें। पुलिस जुबान को घसीटते हुए बाहर ले गई। कमरे में अब सिर्फ तलाल और स्मारा रह गए थे। स्मारा अभी भी जमीन पर बैठी कांप रही थी। उसका चेहरा खौफ से जर्द था। तलाल ने अपनी बंदूक वापस रखी और जल्दी से उसके पास नीचे बैठ गया। स्मारा, मेरी तरफ देखो। तलाल ने नरमी से पुकारा। स्मारा ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखों में अभी भी यकीन और बेयकीनी की जंग जारी थी। जब उसे एहसास हुआ कि वो महफूज है, तो उसका जब्त टूट गया।
वो फूट-फूट कर रो पड़ी। अब इख्तियार तलाल का बाजू थाम लिया। आप आ गए? मुझे लगा था मैं मर जाऊँगी। मुझे लगा था अब कोई नहीं बचाएगा। वो लोग बहुत ज़ालिम हैं। तलाल ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। स्मारा के पाँव काँप रहे थे। तलाल ने मजबूती से उसे थामा। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं वापस आऊँगा। मैं अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। अब डरना मत। वो लोग अब तुम्हें कभी तंग नहीं कर सकेंगे। स्मारा सिसकियाँ लेते हुए बोली, मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई तलाल। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं रहा। तलाल ने उसके सर पर हाथ रखा और यकीन भरे लहजे में कहा, ऐसा मत कहो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम अकेली नहीं हो। आज से तुम मेरी जिम्मेदारी हो। चलो मेरे साथ। अब तुम यहाँ एक पल नहीं रहोगी। मैं तुम्हें वहां लेकर जाऊंगा जहां तुम्हारी इज्जत और हिफाजत पर कोई आंच नहीं आएगी। स्मारा ने नम आंखों से तलाल को देखा। आज उसे इस मगरूर शख्स में एक सच्चा मुहाफिज नजर आ रहा था। उसने सर हिला दिया और तलाल के साथ चल दी। तलाल ने उसे अपनी हिफाजत की हिसार में लेकर वो बाहर निकल आया। गाड़ी में बैठते वक्त स्मारा ने आखिरी बार उस मनहूस जगह को देखा और फिर तलाल की तरफ जिसने उसे नई जिंदगी दी थी। गाड़ी धूल उड़ाती हुई वहां से निकल गई, एक नई मंजिल की जाने। तलाल अहमद जब स्मारा को लेकर अपने घर के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो सामने ही वक़ार अहमद खड़े थे। शायद वो तलाल की गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आए थे, मगर उसके साथ तलाल के साथ आने वाली लड़की को देखकर उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। वक़ार अहमद ने तलाल को रुकने का इशारा किया। रुको तलाल, ये कौन है तुम्हारे साथ और तुम इसे घर में क्यों लेकर आ रहे हो? तलाल ने संजीदगी से जवाब दिया, बाबा ये स्मारा है। ये वही लड़की है जिसने गाँव में मेरी जान बचाई थी। इसके सर पर माँ का साया उठ चुका है और गाँव में इसकी जान को खतरा था, इसलिए मैं अपने साथ ले आया। वक़ार अहमद ने हकारत भरी नज़रों से स्मारा के सादा लिबास और पुराने जूते देखे। तो क्या अब तुम ये हर यतीम और मस्कीन को उठाकर मेरे घर ले आओगे? हमने कोई खैराती इदारा नहीं खोल रखा। अगर इसने तुम्हारी जान बचाई थी तो उसे कुछ पैसे दे देते। यूं घर लाने की क्या जरूरत थी? स्मारा ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। तलाल को बाप का इंदा सख्त नागवार गुजरा। बाबा, ये कोई भिखाड़न नहीं है, मेहमान है मेरी, और मैंने इसे वादा किया है कि मैं इसकी हिफाजत करूंगा। वकार अहमद ने तंजीह हंसी के साथ कहा, मेहमान? ये 2 टके की देहाती लड़की हमारी मेहमान बनेगी? तलाल, होश में रहो। अगर इसे रखना ही है तो मुलाजमों वाले क्वार्टर में जगह दे दो। घर की सफाई सुथराई कर लिया करेगी। हमारे घर की औरतों के साथ बैठने की इसकी औकात नहीं है। तलाल गुस्से से बाप के सामने गया। खबरदार बाबा, स्मारा के बारे में एक लफ्ज भी गलत मत कहिएगा। ये लड़की इस वक्त भी मेरे साथ थी जब मेरे अपने खून ने मुझे धोखा दिया था। ये नौकरानी नहीं है और ना ही क्वार्टर में रहेगी। इसी घर में रहेगी इज्जत के साथ। वकार अहमद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तो अपनी जुबान भूल रहे हो तलाल? एक मामूली लड़की के लिए अपने बाप के सामने खड़े हो रहे हो? मैं कहता हूँ इसे अभी और इसी घर से निकालो। तलाल ने मजबूत लहजे में फैसला कुन अंदाज में कहा, अगर स्मारा इस घर में नहीं रह सकती तो फिर मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। मुझे आपकी ये दौलत और ये आलीशान महल नहीं चाहिए। चाहे इंसानियत की कोई कदर ही ना हो, मैं आज ही सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा। वकार अहमद बेटे की बात सुनकर सकते में आ गए। वो जानते थे कि तलाल जिद्दी है और जो कुछ कहता है वो कर गुजरता है। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं, मेरा फैसला है। तलाल ने स्मारा की तरफ देखा, उसकी डर के मारे कांप रही थी। चलो स्मारा। तलाल स्मारा को लेकर मेहमान खाने की तरफ बढ़ गया, जबकि वकार अहमद वही खड़े दांत पीसते रह गए। उनकी अना को आज उनके अपने बेटे ने बुरी तरह कुचल दिया था, और वो भी एक गरीब लड़की की खातिर। अगली सुबह तलाल घर पर नहीं था। वो किसी जरूरी कानूनी काम से बाहर गया हुआ था। वकार अहमद अपने कमरे में बैठे थे कि नताशा और उसका बाप मलिक जमील वहां आ गए। तलाल ने अभी तक अपने बाप को मलिक जमील की हकीकत नहीं बताई थी, क्योंकि वो पक्के सबूत इकट्ठे कर रहा था। इसलिए वकार अहमद अभी भी इन्हें अपना दोस्त और खैर ख्वाही समझ रहे थे। नताशा ने मौका का फायदा उठाया और वकार अहमद के कान भरना शुरू कर दिया। अंकल, आपने देखा कल क्या किया तलाल ने? उस देहाती लड़की को सर पर चढ़ा रहा है। मुझे तो लगता है कि उस लड़की को कोई चाल है। वो तलाल की दौलत देखकर उसके पीछे आ गई है। मलिक जमील ने भी लुकवा दिया। वकार साहब, ये गरीब लोग बहुत होशियार होते हैं। ये लड़की जरूर तलाल को वरगला कर आपकी जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। इससे पहले कि देर हो जाए आपको कुछ करना होगा। वकार अहमद पहले ही तलाल के रवैये से नाला थे। उन्होंने मुलाजिम को बुलाकर स्वारा को बुलाने का हुक्म दिया।
कुछ ही देर के बाद स्मारा डरते डरते कमरे में दाखिल हुई। सामने वकार अहमद, नताशा और मलिक जमील बैठे थे। जी, आपने बुलाया? स्मारा ने धीमी आवाज में पूछा। वकार अहमद ने अपनी जी चेक बुक निकाली, एक चेक पर दस्तखत किए, उसे मेज पर स्मारा की तरफ बढ़ा दे। ये लो। स्मारा ने हैरत से कागज के टुकड़े को देखा। ये क्या है? ये ब्लैंक शीट है, वकार अहमद ने तकब्बुर से कहा। इस पर जितनी रकम चाहती हो लिख लो, 10 लाख, 20 लाख या 50 लाख। अपनी कीमत लगाओ और मेरे बेटे की जिंदगी से निकल कर दफा हो जाओ। मैं जानता हूँ तुम जैसी लड़कियां यहाँ क्यों आती हैं, दौलत के लिए ना, तो ये लो दौलत और दफा हो जाओ। नताशा के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट आ गई। स्मारा की आंखों में आंसू आ गए, मगर इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि अपनी तौहीन के एहसास के थे। स्मारा ने कांपते हाथों से चेक उठाया। वकार अहमद समझे कि वो मान गई है। शाबाश, अकलमंदी इसी में है। रकम लिखो और आज यहाँ से चली जाओ। स्मारा ने चेक को दोनों हाथों में थामा और सबके सामने से फाड़ दिया, 2 टुकड़े कर दिया। कमरे में मौजूद तीनों अफराद हैरत से पत्थर के हो गए। स्मारा ने फटे हुए टुकड़े मेज पर वापस रख दिए। बड़े साहब, स्मारा की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। वे गरीब जरूर हूं, मगर बिकाऊ नहीं हूं। मैंने तलाल साहब की जान पैसे के लिए नहीं बचाई थी, और ना ही मैं यहाँ उनकी दौलत के लिए आई हूँ। इज्जत की कोई कीमत नहीं होती, और आप शायद ये बात नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके लिए हर चीज एक सौदा है। वकार अहमद की जुबान घंग रह गई। आज तक किसी ने उनकी दौलत को इस तरह ठुकराने की जरूरत नहीं की थी। मैं यहाँ सिर्फ तलाल साहब के कहने पर रुकी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पनाह दी है। जिस दिन मुझे लगा कि मेरी वजह से उनका सर झुक रहा है, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे आपकी भीख नहीं चाहिए। स्मारा ने एक नजर नताशा और मलिक जमील पर डाली, फिर वकार अहमद को देखकर अदब से सर झुकाया और कमरे से बाहर निकल गई। वकार अहमद फटे हुए चेक को घूरते रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद उस लड़की को पहचानने में गलती कर गए, मगर उनकी अना अभी भी इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थी। रात का आखिरी पहर था और घर में मुकम्मल खामोशी थी। स्मारा अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में कलम था और सामने कागज रखा था। कल जो कुछ वकार अहमद के घर में हुआ था, उसने स्मारा को अंदर से तोड़ कर रख दिया था। वो जानती थी कि अगर वो यहाँ रही तो बाप और बेटे के दरमियान जंग छिड़ जाएगी, और वही चाहती थी कि उसकी वजह से तलाल अपने वालिद से दूर हो जाए। उसने कांपते हाथों से लिखना शुरू कर दिया। वो बोलती जा रही थी और लिखती जा रही थी, जैसे जैसे वो अल्फाज कागज पर नहीं बल्कि अपने दिल पर लिख रही थी। मोहतरम तलाल साहब, मैं जा रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आपको बताए बगैर जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं। आपने मुझे पनाह दी, मेरी इज्जत की हिफाजत की, मुझे इस जालिम चच्चा से बचाया। मैं सारी जिंदगी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके घर का सुकून बर्बाद हो। आपके वालिद सही कहते हैं, मेरा और आपका कोई जोड़ नहीं है। एक गरीब लड़की और आप शहर के बादशाह। मैं नहीं चाहती कि कल को दुनिया आप पर उंगली उठाए या आपको अपने वालिद के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बराए मेहरबानी मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कीजिएगा, और अपने वालिद से भी नाराज मत होइएगा। अपनी जिंदगी खुशी से गुजारें। आपकी खैर ख्वाह, स्मारा। स्मारा ने खत तह करके मेज पर रखा। उसने अपनी आंखों से आंसू साफ किए और अपनी छोटी सी पोटली उठाई, जिसमें उसके 2 जोड़े कपड़े थे, और दबे पांव वो कमरे से बाहर निकल गई। उसने एक बार मुड़कर भी उस बंद दरवाजे को देखा जो तलाल का कमरा था, और फिर खामोशी से मरकजी दरवाजे से बाहर निकलकर अंधेरे में कहीं गुम हो गई। सुबह के वक्त तलाल का कप लिए चाय का कप लिए खुशगवार मूड में उस्माना के कमरे की तरफ आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। स्मारा, उठ जाओ, सुबह हो गई है, मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तलाल ने दोबारा दस्तक दी। स्मारा। जब फिर कोई जवाब न मिला, तलाल को तशवीश हुई। उसे दरवाजे के हैंडल को घुमाया तो दरवाजा खुल गया और अंदर दाखिल हुआ। कमरा खाली था, बिस्तर साफ था, जैसे कोई इस पर सोया ही ना हो। स्पारा, कहाँ हो तुम? तलाल ने वॉशरूम की तरफ देखा, मगर वहां भी कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर मेज पर पड़े कागज पर पड़ी। तलाल का दिल जोर से धड़का। उसे चाय का कप वहीं रखा और जल्दी से वो कागज उठा लिया। जैसे जैसे वो खत पढ़ता गया, उसके चेहरे का रंग उड़ता गया। उसके हाथ कांपने लगे। नहीं, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती स्मारा। तलाल ने बेख्तियार चीख कर कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो दीवाना बाहर कमरे से भागा। दरबान चौकीदार तलाल ने जोर से आवाज दी, घर का मुलाजिम भागता हुआ है। जी साहब, स्मारा कहाँ है? तुमने उसे बाहर जाते हुए देखा? तलाल ने इसका गिरेबान पकड़ लिया। मुलाजिम घबरा गया। नहीं साहब, मैं तो अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है।
तलाल ने झटके से उसे छोड़ा और सीढ़ियों की तरफ भागा। सामने से वकार अहमद अपने कमरे से बाहर आ रहे थे। तलाल को इस हालत में देखकर रुक गए। क्या हुआ तलाल? सुबह सुबह ये क्या हंगामा है? वकार अहमद ने पूछा। तलाल उनके करीब किया और वो खत उनके सामने लहरा दिया। खुश हो जाए पापा, आप जीत गए। आपकी अनाज जीत गई। वो चली गई। स्मारक घर छोड़कर चली गई। वकार अहमद के चेहरे पर एक लम्हे के लिए इत्मीनान आया, मगर उन्होंने इसे छुपा लिया। ये तो अच्छा हुआ, उसे खुद ही समझ आ गई कि उसकी जगह यहाँ नहीं है। अब तुम सुकून से अपनी जिंदगी पर ध्यान दो। तलाल ने गुस्से से और दुख की मिलीजुली कैफियत में बाप को देखा। सुकून? आपने मेरा सुकून छीन लिया है। आप जानते थे वो कितने खुददार है, फिर भी आपने उसकी तजलील की। आपने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए बेघर हो जाए। मैंने जो किया तुम्हारी भलाई के लिए किया। वकार अहमद ने सख्ती से कहा। वो लड़की तुम्हारी काबिल नहीं थी। काबिलियत दौलत से नहीं देखी जाती बाबा, किरदार से देखी जाती है। तलाल की आंखों में आंसू आ गए। और किरदार? वो हम सबसे बहुत आगे थी। आपको लगता है कि आपने उसे निकाल कर मसला हल कर दिया? नहीं, आपने आज अपने बेटे को खो दिया। वकार अहमद चौंक गए। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर स्मारा इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी नहीं रहूंगा। तलाल ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मैं जा रहा हूं उसे ढूंढने, और मैं तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक वो मेरे साथ नहीं होगी। और अगर वो मुझे ना मिली तो शायद मैं कभी वापस ना। तलाल वकार अहमद ने पुकारा। पागल मत बनो। एक मामूली सी लड़की के लिए तुम अपनी सारी जायदाद, अपना कारोबार, अपना बाप सब छोड़ दोगे? तलाल ने मुड़कर आखिरी बार अपने बाप को देखा। ये जायदाद और ये दौलत आपको मुबारक हो। मुझे वो जिंदगी चाहिए जहां इंसानों की कदर हो, ना कि बैंक बैलेंस की। मुझे अपनी जिंदगी वापस लेने दीजिए। ये कहकर तलाल तेजी से बाहर निकल गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और फिर गेट से बाहर निकल गया। वकार अहमद ऊपर खड़े से जाता हुआ देखते रहे। घर में एक अजीब सी वीरानी छा गई। तलाल जा चुका था, और इस बार वो सिर्फ घर से नहीं गया था, बल्कि इन असूलों से भी बगावत करके गया था जिस पर वकार अहमद को इतना नाज था। तलाल के जाने के बाद वकार अहमद देर तक वहीं खड़े रहे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलते मेज पर आकर उसके पास आए, जहां वो फटा हुआ चेक और स्मारक का खत रखा था। उन्होंने कांपते हाथों से स्मारक का खत उठाया और उसे दोबारा पढ़ा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से बाप और बेटे में जुदाई हो। आपकी खुशी की खातिर चाह रही हूँ। वकार अहमद के हाथ से खत छूट कर गिर गया। उन्हें शदीद नदामत महसूस हुई। वो जिसे लालची समझ रहे थे उसने अपने अमल से साबित कर दिया था कि वो उनसे कहीं ज्यादा अमीर दिल की मालिक है। उसी असना में उनका मोबाइल फोन बजने लगा। उन्होंने स्क्रीन देखी तो मलिक जमील का नंबर था। वकार अहमद ने फोन कान से लगा। वकार भाई, मुझे बचा लीजिए। तलाल ने पुलिस को सब बता दिया है। पुलिस पुलिस मेरे घर के बाहर खड़ी है। मलिक जमील की आवाज में शदीद घबराहट थी। वकार अहमद चौंक गए। क्या मतलब? तलाल ने क्या बताया है? और पुलिस तुम्हारे घर क्यों आई है? मलिक जमील ने रोते हुए कहा, वो तलाल का हादसा, वो मैंने करवाया था। मैं सिर्फ उसे डराना चाहता था ताकि वो बड़े मंसूबे से पीछे हट जाए और हम दोनों का फायदा हो। मगर वो तो गाड़ी खाई में गिर गई। मेरा मकसद उसकी जान लेना नहीं था। वकार भाई, मुझे माफ कर दे। मैं मैं आपका दोस्त हूं ना। वकार अहमद को लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। दोस्त? वकार अहमद दहाड़े। तुमने मेरे इकलौते बेटे को मारने की साजिश की, और अब दोस्ती का वास्ता दे रहे हो? मैं जिसे हादसा समझ रहा था तुम्हारा वार था। वकार भाई, मेरी मेरी बात सुने। बस वकार, अहमद ने चीख कर कहा। आज से हमारा कोई रिश्ता नहीं। तुम मेरे दोस्त नहीं, मेरे बेटे के कातिल हो। अच्छा हुआ तलाल ने पुलिस को बता दिया। तुम्हें तो फांसी होनी चाहिए। उन्होंने गुस्से से फोन बंद कर दिया और दीवार पर दे मारा। शदीद गुस्से और सदमे की वजह से अचानक उनके सीने में जानलेवा दर्द उठा। उन्होंने अपना सीना जकड़ लिया। सांस उखड़ने लगा। तलाल? उनके मुंह से बामुश्किल निकला। वो जमीन पर गिर गए। मुलाजिम जो चाय की ट्रे लेकर आ रहा था उन्हें गिरता हुआ देखकर चीखा, साहिब जी। दूसरी तरफ शहर के बस अड्डे पर स्मारा एक बेंच पर बैठी बस का इंतजार कर रही थी। अचानक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। तलाल गाड़ी से उतरा और भागता हुआ उसके पास पहुंचा। स्मारा? स्मारा ने उसे देखा तो घबराकर खड़ी हो गई। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैंने खत में लिखा था ना कि आप मेरे पीछे मत आइएगा। तलाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम अकेला फैसला करने वाली होती क्यों हो? चलो मेरे साथ। नहीं तलाल साहब। स्मारा ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की,
आपके वालिद की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं उनके और आपके दरमियान नहीं आ सकती। अभी वो बहस कर ही रहे थे कि तलाल का फोन बजा। ये घर के मुलाजिम की कॉल थी। साहिब, जल्दी अस्पताल पहुंचे। बड़े साहब को दिल का दौरा पड़ा है। उनकी हालत बहुत खराब है। तलाल के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। सुस्मारा की तरफ देखा। बाबा, बाबा को दिल का दौरा पड़ा है। स्मारा की सारी नाराजगी खत्म हो गई। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? जल्दी चले अस्पताल। वो दोनों गाड़ी में बैठे और तलाल ने गाड़ी अस्पताल की जानिब दौड़ा दी। अस्पताल के आईसीयू वार्ड के बाहर तलाल बेचैनी से टहल रहा था। स्वारा एक कोने में खड़ी दुआ मांग रही थी। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आए। तलाल जल्दी से डॉक्टर की तरफ रुका। डॉक्टर, मेरे वालिद कैसे हैं? शुक्र है आप उन्हें वक्त पर ले आए। अब वो खतरे से बाहर है, लेकिन उन्हें शदीद ज़हनी सदमा पहुंचा है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, डॉक्टर ने बताया। तलाल और स्मारा कमरे में दाखिल हुए। वकार अहमद बिस्तर पर लेटे थे। चेहरा जर्द और कमजोर लग रहा था। तलाल को देखते उनकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा। तलाल ने उनका हाथ थाम लिया। वकार अहमद ने तलाल के हाथ को दबाया, फिर नजरें घुमाकर पीछे खड़ी स्मारा को देखा। बेटी, इधर आओ। वकार अहमद की आवाज कमजोर थी। स्मारा झिझकते हुए करीब आई। जी बड़े साहब। बड़े साहब नहीं, वकार ने नफी में सर लाया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं दौलत के नशे में अंधा हो गया था। मैंने हीरे और पत्थर में फर्क ही नहीं किया। तुमने मेरे बेटे की जान बचाई और मैंने तुम्हारी तजलील की। स्मारा ने रोते हुए कहा, नहीं साहब जी, अब बड़े हैं, माफी मांगकर मुझे गुनहगार न करें। अब ठीक हो जाए, हमारे लिए यही काफी है। वकार अहमद ने स्मारा के सर पर हाथ रखा। आज से तुम इस घर की बहू भी हो और मेरी बेटी भी। मुझे फख्र है कि तलाल ने तुम्हें चुना। फिर उन्होंने तलाल की तरफ देखा। मुझे खबर मिल गई तलाल, ललित जमील और नताशा गिरफ्तार हो चुके हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि जिसे मैं अपना भाई समझता था, उससे तुम्हारी जान लेने की कोशिश की। तुम ठीक कहते हो, खूनी रिश्ते और दौलत सब धोखा हो सकता है। असल रिश्ता इंसानियत और वफादारी का होता है। तलाल ने भाप के आंसू पूछे। जो हुआ उसे भूल जाए बाबा, अब हम साथ हैं और यही अहम है। वकार अहमद ने तलाल और स्मारा के हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिए। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। कमरे में मौजूद तनाव और दुख की फिजा मोहब्बत और सुकून में बदल गई थी। तमाम गलत फहमियां दम तोड़ चुकी थी और एक नए रिश्ते की बुनियाद अब रखी जा चुकी थी। घर का वसी लॉन मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ मुबारकबाद की आवाजें गूंज रही थी। वकार अहमद आज अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश और मुतमईन लग रहे थे। वो हर मेहमान के इस्तकबाल खुद दरवाजे पर खड़े होकर कर रहे थे। एक पुराने खानदानी दोस्त उनके करीब आकर गले मिले। बहुत बहुत मुबारक हो वकार साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीब है। लेकिन सुना है कि आपकी बहू किसी बड़े घराने से नहीं है। वकार अहमद ने मुस्कुराकर सामने स्टेज पर बैठी स्मारा की तरफ देखा और फखर से जवाब दिया, आपने गलत सुना है मेरे दोस्त। मेरी बहू दुनिया के सबसे बड़े घराने से है। वो घराना शराफत और इखलाक का है। इस बच्ची ने मेरे घर को बिखरने से बचाया। कि सिर्फ मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। दोस्त ने वकार अहमद के लहजे में सच्चाई महसूस की और मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। स्टेज पर तलाल और स्मारा साथ साथ बैठे थे। लोग बारी बारी आकर उन्हें दुआएं भी दे रहे थे। स्मारा ने नजरें झुका रखी थी। वो इतने सारे लोगों के दरमियान थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। तलाल ने महसूस किया कि स्मारा के हाथ कांप रहे हैं। उसने आहिस्ता से स्मारा की तरफ झुककर पूछा, क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? स्मारा ने धीरे से सर हिलाया, मासूमियत से बोली, इतने सारे लोग, मुझे डर लग रहा है। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया। मुझे लग रहा है जैसे ये सब ख्वाब है और अभी मेरी आंख खुल जाएगी। तलाल मुस्कुराया और उसकी आंखों में झांका। ये ख्वाब नहीं, हकीकत है स्मारा। ये सब लोग तुम्हें इज्जत देने आए हैं। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। याद है ना मैंने क्या कहा था? जब तक मैं जिंदा हूं तुम कभी अकेली नहीं रहोगी। स्मारा के चेहरे पर इत्मीनान आ गया। मुझे यकीन है आप पर। कुछ देर के बाद जब मेहमानों का रश कम हुआ तो तलाल को अपनी शरारत सूझी। वो दोबारा स्मारा के कान के करीब हुआ और सरगोशी की, वैसे मिसिस तलाल, एक बात तो बताएं। जी? स्मारा ने सवालिया नजरों से उसे देखा। तलाल ने अपनी आंखों में वही पुरानी चमक लाते हुए शरारती लहजे में कहा, क्या अब मैं आपका हाथ थाम सकता हूँ ना? या अभी भी डर है कि मैं दोबारा आपके ऊपर बेहोश हो जाऊंगा? स्वारा को फौरन वो मंजर याद आ गया जब वो पहली बार खेतों में मिले थे और तलाल जख्मी हालत में उस पर गिरने वाला था। वो खिलखिलाकर हंस दी। उसकी हंसी में ऐसी खनक थी कि आसपास खड़े लोग भी उन्हें देखकर मुस्कुराने लगे।
आप भी ना कभी नहीं सुधरेंगे। स्मारा ने हंसते हुए कहा और फिर पूरे एतमाद और फिर शर्माहट के साथ अपना हाथ तलाल के हाथ की तरफ बढ़ा दिया। तलाल ने अपना मजबूती से उसका हाथ थाम दिया अपने हाथ में। ये गिरफ्त इस बात का सबूत थी कि अब दुनिया की कोई ताकत, कोई साजिश और कोई मजबूरी ने जुदा नहीं कर सकती थी। सामने खड़े फोटोग्राफर ने आवाज दी, सर मैडम एक मिनट सामने देखिएगा, मुस्कुराइए। तलाल और स्मारा एक दूसरे को देखने लगे और फिर सामने कैमरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर सुकून और मोहब्बत की ऐसी रोशनी थी जिसे हर अंधेरे को मात देती थी। उसी मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और मोहब्बत भरे लम्हे पर कैमरे का बटन दबा और फ्लैश की रोशनी चमकी। ये तस्वीर सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं थी, बल्कि इस बात की गवाह थी कि गुरूर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, इश्क की सादगी के सामने उसे झुकना ही पड़ता है। दो मुख्तलिफ दुनियाओं का सफर आज एक खूबसूरत मोड़ पर आकर हमेशा हमेशा के लिए एक हो गया था।